वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर समाज शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले हैं। कल आपकी परीक्षा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप ही लाइक नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी और मोटिवेशन मिलता है जब आप एक लाइक करते हैं। आपके साथ मैं लगातार जुड़ा हुआ था पिछले, आप देखते हैं 3-4 महीनों में मैंने आपको इतना जरूर पढ़ा दिया है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण बहुत ही आसानी से हो पाएंगे। लेकिन उस उत्तीर्णता को और अच्छे अंक में तब्दील करने के लिए हमारा पेपर आपके समक्ष मैंने सोचा और दे जाए। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी पेपर कल है और एक आध रिवीजन क्लास या मॉडल पेपर और दे दीजिए ताकि हमारे रिवीजन और हो जाए, थोड़ा सा और हमें जानकारी मिल जाए। तो उसी के लिए मैं समाजशास्त्र का न्यू मॉडल पेपर लेकर के आया हूं आपके लिए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन का, भारत में खास करके सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में यहां से प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीए तृतीय सेमेस्टर समाज शास्त्र मॉडल पेपर 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन, ठीक है। आपका पेपर 3 खंडों में बटा होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पैटर्न पर ही मैंने इसको सेट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनकी संख्या आपको 10 दी जाएगी, ठीक है। 10 के 10 करने होंगे, 50-50 शब्दों में लिखना, मतलब 50-50 शब्दों में लिखना है। और 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा। आपको बता दूं आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। 2 घंटे के पेपर में मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 30 नंबर अपना तैयार कर लीजिएगा पहले ही। 30 नंबर ये छोटे छोटे प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे तो आपका विदवत हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय के 2 प्रश्न आपको लिखने होते हैं 450 मतलब कि शब्दों में, यानी कि 450 शब्दों में लिखने होते हैं, ठीक है। तो वो आपके 10.5 नंबर के ही होते हैं। तो आप उनको एक प्रकार से लिखने का प्रयास बाद में करिएगा और पहले इनको छोटे छोटे को लेकिन तीव्र गति से लिखेंगे। एक एक पन्ने में, एक एक पेज में, मतलब एक एक पेज में इन सभी को लिख दीजिएगा। एक एक पेज में तीव्र गति से लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर तीव्र नहीं लिखेंगे तो आपका छूट जरूर जाएगा। ये बात ध्यान रखें, चूंकि आप 3 घंटे के लिए एक प्रकार से तैयार थे, 3 घंटे के लिए आप प्रिपेयर पहले से थे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो 3 घंटे का था, अब 2 घंटे का आया, लेकिन उसमें जो है चेंजमेंट कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको कम करने के लिए लघु उत्तरीय मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चंस की जो शब्द सीमा थी उसको भी कम कर दी गई है। जहां पहले दीर्घ उत्तरीय 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ता था, वहीं अब 450 शब्दों में लिखना होगा। जहां लघु उत्तरीय आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ता था, वहीं आपको उसको 150 शब्दों में लिखना है। यानी एक एक पेज 1.5 पेज आपका लघु उत्तरीय, 1.5 पेज और एक पेज में ये। और बाकी दीर्घ उत्तरीय का जितना समय बचता है आप एक तो लिख लीजिएगा और दूसरे में आप जब तक कॉपी आपकी छोड़ ना ले तब तक आप लिखते रहिएगा, ठीक है। छोड़ मतलब कि छीन ना ले, ठीक है। चले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में चर्चा कर दिया था। वैसे सामाजिक परिवर्तन को मैं बताऊं एक सिंपल सी सरल परिभाषा में, तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है समाज की संरचना अथवा अंतःक्रियाओं में परिवर्तन जब होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन से मतलब लिया जाता है ऐसी स्थिति से जिसमें क्या होता है, समाज के द्वारा जो स्वीकृत संबंध होते हैं या स्वीकृत जो प्रक्रियाएं होती हैं या जो समाज के प्रतिमान होते हैं, समाज की जो संस्थाएं होती हैं, उन सभी में आप देखते हैं परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और जब इन चीज़ों में परिवर्तन होता है, समूहों में, संस्थाओं में, ठीक है, और संबंधों में और संरचना में, तो इसी प्रकार के परिवर्तन को, अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होता है व्यक्तियों के, तो इसी प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते थे, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता के बारे में प्रश्न पूछा गया। वैसे आपको बता दूं गिंग्सबर्ग महोदय का नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है। मतलब कि उन्होंने यह बताया कि समाज के आकार और इसके विभिन्न जो अंग होते हैं उसके बीच के संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। किंग्सले डेविस ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से होता है जो सामाजिक संगठन मतलब कि समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। समाज की संरचना और सामाजिक कार्यों में जब कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो वो सामाजिक परिवर्तन हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हो गई आपकी सामाजिक जो है परिवर्तन के बारे में चीजें। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या क्या है। सामाजिक परिवर्तन की बात की तो वैसे तो आप समझिए, पहली बात ये कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन किसी भी समाज में तीव्र हो सकता है, किसी समाज में धीमा हो सकता है, निमंद हो सकता है, किसी में एवरेज हो सकता है। और आजकल जो परिवर्तन मान लेते हैं
किसी समाज में तीव्र गति से और पहले परिवर्तन होता है, किसी में बाद में होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये चीजें शाश्वत नियम है प्रकृति का कि भाई परिवर्तन होना एकदम से तय है, बिना परिवर्तन के समाज नहीं रह सकता है, परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है, हर चीज में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन प्रकृति शाश्वत और सर्वव्यापी नियम है प्रकृति का। सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तित ना होता रहा है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को अगर स्पष्ट करें तो उसके हिसाब से तमाम प्रकार की विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। पहली विशेषता तो ये है मेरे भैया कि ये अनिवार्यता इसमें पाई जाती है। अनिवार्यता का मतलब क्या होता है? अनिवार्यता का मतलब होता है कि सामाजिक परिवर्तन में मतलब सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज के लिए अनिवार्य होता है, हर समाज में परिवर्तन होना। दूसरी विशेषता ये है कि सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी होती है, यानी परिवर्तन होना एकदम से तय है, सत्य बात है कि परिवर्तन होगा। जैसे सूर्य भगवान पूरब से उदय होते हैं, ठीक इसी प्रकार समाज में परिवर्तन होगा तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी समाज कहे मेरे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो उसमें परिवर्तन अवश्य हो रहा है। ठीक है, तीसरी विशेषता ये आप लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है समय कारण से प्रभावित होती है। किससे? तो परिवर्तन की जो गति होती है वो समय कारण से क्या होती है? प्रभावित होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि किस समय में कैसा परिवर्तन होता है वो भी ध्यान रखेंगे, किस कारण से परिवर्तन होता है ये भी ध्यान में रखा जाएगा, और किस गति से परिवर्तन होता है यह भी ध्यान रखा जाता है। चौथी विशेषता ये है सामाजिक परिवर्तन की कि जटिल होता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन ऐसे हल्के में नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती, कठिनाई के सामने करने के बाद में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है सामाजिक परिवर्तन करने में। ठीक है, इसी को लेकर के अंतः पीढ़ी संघर्ष और अंतर पीढ़ी संघर्ष आपने देखा होगा। कभी कभी क्या होता है कि दो पीढ़ियों के बीच में आपस में संघर्ष होता है जो समान पीढ़ियां हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग पीढ़ी, जैसे कि आपके दादाजी और आपके विचारों में जब अंतर होता है या डिफरेंस होता है या संघर्ष होता है, तो उस प्रकार के अंतर को हम क्या बोलते हैं? अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर माने दो पीढ़ियों के बीच में, दो विपरीत श्रेणी मतलब कि जो पीढ़ी है उनके बीच में। लेकिन जब आपके मतलब आपके ही समकालीन, जैसे कि आप युवावस्था में, आपके समकालीन को युवावस्था में भी है, तो उसके और आपके विचारों में परिवर्तन होता है तो उसको अंतः क्रिया एक प्रकार से बोलते हैं, मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं? अंतः जो क्या बोलते हैं? अंतः संघर्ष। ठीक है, क्या मैंने बताया था? अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष। तो अंतः पीढ़ी संघर्ष मतलब कि दो समान पीढ़ियों में परिवर्तन मतलब संघर्ष, और जो अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। तो खास करके जटिलता होती है, कोई भी समाज परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन जरूरी होता है। पांचवी बात यह है कि भविष्यवाणी करना असंभव है। परिवर्तन मतलब ये एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा यह बताना मुश्किल है कि भाई सामाजिक परिवर्तन कैसा हो सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, यानी कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। छठी विशेषता ये लिखेंगे आप कि सामुदायिक परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति की विचारधारा में, किसी एक व्यक्ति के संरचना में, किसी एक व्यक्ति के कार्य करने की शैली में, किसी एक व्यक्ति के संबंधों में परिवर्तन होने को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन तब कहेंगे जब सामुदायिक परिवर्तन होगा, सभी में परिवर्तन होगा, सभी के विचारों में परिवर्तन होगा। ठीक है, और सातवीं विशेषता ये है मेरे भाई सामाजिक परिवर्तन की कि एक सापेक्ष धारणा होती। सामाजिक परिवर्तन क्या होती है? एक सापेक्ष धारणा होती। क्लियर? तो एक प्रकार से ये आपका सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं मैंने बताई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है उनकी विवेचना करें। तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से आपके दो सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के भैया? दो सिद्धांत है। एक है आपका रेखीय सिद्धांत और एक है आपका कौन सा? चक्रीय सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है, ये आप लिख सकते हैं इसमें, और इसे किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए आप देखते हैं स्पेंसर और मार्गन, दो व्यक्तियों का नाम मैं ले रहा हूं, वो लोग रेखीय परिवर्तन से संबंधित हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को बताया कि एक रेखा में जब परिवर्तन होता है, जैसे कि कैसे परिवर्तन होता है बाबू? एक रेखा में, जैसे मान लेते हैं कि पहले बना क्या जो है, पहले हवा लोग पेड़ों से खाते थे, फिर लोग जो है बेना बना लिए, हाथ वाला पंखा जो होता है, अब गर्मी आ रही है, आप लोग जो है लड़कियां खास करके जानती हो कि बनाती भी हैं वो घर में, तो बेना जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो बना। फिर उसके अंदर क्या बना भाई? पंखा बना। पंखा से भी नहीं चालू हुआ तो फिर क्या बन गया? कूलर बन गया। कूलर से क्या बन गया? फिर अब एसी बन गई। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, ये एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता है, इससे निम्नता से उच्चता की ओर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आविष्कार तमाम सारे हो रहे हैं, वो सब कैसे परिवर्तन है? ठीक है, वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो सब क्या है? एक सीधी रेखा में परिवर्तन होते हैं। लेकिन एक दूसरा परिवर्तन भी होता है जिसको आप चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। चक्रीय परिवर्तन में नाम आता है स्पेंसर का, आगबर्न का, पैरेटो का, ठीक है, स्पेंगलर महोदय का भी ना। स्पेंसर महोदय देखें, स्पेंसर आपके रेखीय परिवर्तन में भी ध्यान आते हैं, मतलब
स्पेंसर और मार्गन खास करके रेखीय परिवर्तन के हैं। स्पेंगलर, आगबर्न, परेटो, सोरोकिन, पीटरिम, सोरोकिन, ठीक है, ये लोग जो हैं आपके चक्रीय परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने चक्रीय आधार बताया। चक्रीय आधार का मतलब क्या है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। रेखीय परिवर्तन ये होता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक दिशा में ही आगे बढ़ेगी। जब एक ही दिशा में विभिन्न स्तरों में आगे बढ़ती है तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो रेखीय टाइप का होता है, रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत। जो दूसरा होता है आपका चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। क्या चलता है बाबू, एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, और जहां से क्या होता है, जहां पर से हम चलते हैं दोबारा फिर वहीं पर हम घूम करके, मान लेते हैं यहां से हम चले और फिर आते थे, फिर यहीं पर हमको घूम करके आना है, यानी परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन जहां से चलेंगे फिर वहीं को आकर के हम पहुंच जाएंगे। तो एक प्रकार से ये परिवर्तन की दिशा बताई उन्होंने। कौन कौन से विद्वान है भाई इसमें, खास करके मैंने बताया स्पेंगलर, पीटरिम, सोरोकिन, पायरेटो, टाइनवी, ठीक है, ये सब विद्वानों का नाम। आगबर्न भी इसी में आ जाते हैं। तो ये सब विद्वान जो है खास करके चक्रीय सिद्धांत से परिवर्तित हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही बातें, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। जैसे विकास हो रहा है किसी देश का तो कैसा परिवर्तन है वो रेखीय परिवर्तन होता है। और जैसे मान लेते हैं चक्रीय परिवर्तन में एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे मौसम का बदलना। मौसम का बदलना आप देखते हैं, कहते नहीं कि मौसम की तरह कहीं तुम तो बदल ना जाओगे। मौसम बदलता जरूर है लेकिन फिर से आपका समय जरूर आता है। तो मौसम के बदलने से कभी घबराइएगा मत। आज ठंडी गई है तो कल ठंडी फिर से आ जाएगी, फिर बरसात आएगी, फिर सावन आएगा, फिर पतझड़ आएगा, फिर बसंत आएगी, फिर हेमंत आएगा। सब ये साइकिल में चलता रहेगा। यानी जो ऋतुएं हैं, मौसम है, ये सब परिवर्तित हो तो रही हैं, लेकिन ठंडी के बाद गर्मी आई, गर्मी के बाद बरसात, फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंडी। तो एक साइकिल में चल रहा है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है समाज में, यह परिवर्तन आपका होता है बाबू चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये आपके परिवर्तन हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान भी हैं। 3 प्रतिमान होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है आपका प्रथम प्रतिमान, एक होता है द्वितीय प्रतिमान, एक होता है तृतीय प्रतिमान। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रतिमान को रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं या रेखीय प्रतिमान कहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिवर्तन जो होते हैं वो सब प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन कहलाते हैं। द्वितीय प्रतिमान में जो आता है उसमें, द्वितीय प्रतिमान में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन में जैसे जनसंख्या कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में कभी कमी आती है, कभी जो है बढ़ोतरी होती है। तो एक प्रकार से ये होता है उतार चढ़ाव वाला, जनसंख्या कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो इस प्रकार का परिवर्तन द्वितीय प्रतिमान। और तृतीय प्रतिमान होता है तरंगीय परिवर्तन। आपका एक चक्रीय परिवर्तन है, तरंगीय परिवर्तन जिसको आप कहते हैं। जैसे फैशन हो गया, सांस्कृतिक परिवर्तन के तमाम सारे क्षेत्र हो गए, तो ये सब होता है फैशन वगैरह, ये सब आपके कैसे हैं, तरंगीय परिवर्तन है। तो ये एक प्रकार से 3 तरीके के प्रतिमान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसके अंतर्गत किस प्रकार के समाज में परिवर्तन होते हैं उसको मैंने बता दिया। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन के कारक बताइए। कारक मतलब होता है कारण। सामाजिक परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, यहाँ पर आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की जो धारणा होती है जिसे हम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल धारणा कहते हैं। चूंकि सामाजिक परिवर्तन होना ही तय है, इसके पीछे कई सारे कारक होते हैं, कई सारे कारण हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि सामाजिक परिवर्तन की निरंतरता और सार्वभौमिकता के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। और खास करके एक विद्वान है, आपने नाम सुना होगा बाटोमोर महोदय का। बाटोमोर महोदय बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं और यह कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना अथवा विशेषकर सामाजिक संस्थाओं अथवा विभिन्न संस्थाओं के अंतः संबंधों के, मतलब जब परिवर्तन होता है अंतः संबंधों में, जो संस्थाएं होती हैं उनके अंतः संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है विशेष करके, या एक प्रकार सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो इसी के जो है इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। सामाजिक संरचना तथा संस्थाओं में परिवर्तन लाने का काम बहुत सारे कारक करते हैं। इसको बताते हुए बहुत सारे विद्वानों का जो मत है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका प्राकृतिक कारक होता है। प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारक, ये 2 कारक जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या तमाम प्रकार की आपदाएं आएंगी, इससे कारण से भी परिवर्तन होता है। दूसरी बात ये है भाई कि जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन जैसे कि मनुष्य पहले कैसा था, आदिम समाज कैसा था, आज कैसा है, तो एक प्रकार से यह परिवर्तन आपका जैविक परिवर्तन। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन आप देखते हैं, पहले आप बेना से हवा लेते थे, आज आप कूलर से और एसी से ले रहे हैं, तो ये भी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन है। पहले आप किताब से गुरुकुल में पढ़ते थे और आज आप मोबाइल से घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का ही तो परिणाम स्वरूप आपका समाज परिवर्तित हुआ है। आज मोबाइल से घर बैठे से आप क्या क्या नहीं कर सकते, दुनिया की हर चीज़, खबरों को देख सकते हैं,
दुनिया के हर जगह के प्राणियों को देख सकते हैं। आप घर बैठे आप देखते हैं चंद्रमा तक पहुंच गए। तो आप सोचे ये सब परिवर्तन क्या है? ये सब एक प्रकार से प्रौद्योगिकीय कारकों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका है। इसके अलावा चौथा होता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों में आप देखते हैं सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा आपने सुनी होगी। संस्कृति मतलब क्या होता है? संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब जैसे जिसको आप इसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, किताब कापी हो गई, ठीक है, पेन हो गया, या एक प्रकार से लाइट बिजली हो गई। तो ये सब आपके क्या है, मतलब कि लाइट जो बल्ब वगैरह होता है, वह पंखा हो गया और कोई भी चीज़ें हो सकती है, आपकी बोतल हो गया पानी का, ठीक है, ईयरफोन हो गया, या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जिसको आप छू सकते हो। तो भौतिक संस्कृति वो होती है, ठीक है। और अभौतिक संस्कृति जो हमको नहीं दिखाई पड़ती है। क्लियर? तो एक प्रकार संस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होता है, वस्तुओं की क्वालिटी में परिवर्तन भी होता आता है। तो इसके कारण से भी समाज में परिवर्तन हुआ है। सारे सामाजिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप देख लीजिएगा। वैसे एक जनसंख्यात्मक परिवर्तन भी होता है, माल्थस का जनसंख्यात्मक सिद्धांत भी आपने देखा होगा। तो एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक हैं। सांस्कृतिक कारकों में आप देखते हैं सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन के साथ ही साथ जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता है। संस्कृति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के पास है, और खास करके भौतिक या अभौतिक तरीके से। और खास करके आप देखते हैं पारिवारिक संगठन में जब परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक कारकों के द्वारा ही होता है। समूह में परिवर्तन हुआ, या एक प्रकार से आधारभूत अनुशासन में परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक एकता में परिवर्तन हुआ, तो ये सब परिवर्तन आपका सांस्कृतिक परिवर्तन ही होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए। प्रौद्योगिक परिवर्तन में क्या होता है आपका, जैसे यंत्रीकरण का विकास करके आप परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन का पोषण करके, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन करके। तो ये सब आपके प्रौद्योगिकी कारक होते हैं और तमाम प्रकार के कारक हैं। तो एक प्रकार से इतने कारक हैं, मैंने विस्तार से इसको बोर्ड पर ही समझा दिया, तो आप लोग अगर देख पाएंगे तो उसको देख लीजिएगा। बाकी मैंने इन कारकों के बारे में बता दिया, इसी में आपको लिख देना, खूब दबा करके जितना बना पाएंगे उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई आप देख सकते हैं उसको। आगे समझते तो ये कारकों के बारे में पूछा गया था, इतना ही इसमें आपको लिखना था। अगर दीर्घ उत्तरीय में आता तो आप आसानी से जो वीडियो मैंने बनाई हुई सांस्कृतिक कारकों को लेकर के, इन सभी कारकों को लेकर के, उसके बारे में देख लेंगे। बाकी इतना ही लिख देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में पता चल जाएगा, बस आसानी से आप लिख पाएंगे। तीव्र गति से लिखेंगे, कम लिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आपको कम लिखना है, खास करके ये बात ध्यान रखेंगे। बस एक पेज में लिखना है आपको, एक प्रश्न का उत्तर इसका 50 शब्दों में, और तीव्र गति से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा सबसे पहले जानिए कि किस विद्वान ने प्रस्तुत करी थी। तो आगबर्न महोदय का नाम आपने सुना होगा, अच्छे समाजशास्त्री हैं भी, और क्वालिटीदार थ्योरी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को भी दिया था इन्हीं आगबर्न महोदय ने। इन्होंने एक प्रकार से इन्होंने कहा था कि दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। पहली तो संस्कृति होती है भौतिक संस्कृति, और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भौतिक संस्कृति में क्या होता है, जैसे कि आपका रेल हो गया, मोटर कार हो गया, टेलीफोन हो गया, या अन्य जो वस्तुएं जिसको आप छुओ देख सकते हैं, ठीक है। अभौतिक संस्कृति में वो सारी वस्तुएं आ जाती हैं बाबू। कौन कौन सी वस्तुएं जिसको आप छू नहीं सकते ना, तो उसको देख सकते हैं। जैसे मानव की कला हो गई, मानव की कला को आप जो है, कला जो बनाता है उसको तो देख पाएंगे कि भाई क्या बना, लेकिन उसकी कला, उसकी प्रक्रिया, कला एक प्रक्रिया होती है, तो उसको आप नहीं देख पाएंगे, उस क्रिया को। दर्शन माने विचार आप नहीं देख पाएंगे, सोचने समझने की जो पद्धति होती है, ये सब अभौतिक संस्कृतियां होती हैं। तो क्या होता है, आगबर्न महोदय कहते हैं इस बात को लेकर के, सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक अभौतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक विलंबना का मतलब होता है कि संस्कृति के जो दो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष जो होते हैं, चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, जबकि क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जरूर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी कारणों के बस में क्या होता है कि एक संस्कृति यानी भौतिक संस्कृति का विकास अगर ज्यादा हो गया और अभौतिक संस्कृति का विकास कम हुआ, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन में खास करके जो संस्कृति है, भौतिक संस्कृति ज्यादा विकसित हो गई और उसके मुकाबले में अभौतिक संस्कृति का विकास उतना नहीं हो पाया है, तो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति यही होती है। आगबर्न महोदय कहते हैं कि संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक दो पक्ष होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु एक हिस्से के पिछड़ जाने के कारण सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और इसी असंतुलन को सामाजिक विलंबना कहते हैं। समझ में आ गई बातें? विलंबना माने क्या होता है, विलंब हो जाना, विलंब हो जाना। किसका विलंब? कोई एक संस्कृति विलंब से परिवर्तित हो, और एक संस्कृति का पक्ष, एक पक्ष आगे बढ़ गया और दूसरा पक्ष नहीं बढ़ पाया, विलंब हो गया उसको बढ़ने में, तो वही हो गई सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना की बात की तो एक समाज के बदले में दूसरा समाज, या इसी प्रकार से विलंबना माने सीधा सा मतलब समझो विलंब होकर के आ गया, यानी कि एक पक्ष आगे बढ़ गया और दूसरा पक्ष नहीं बढ़ पाया। क्लियर?
तो अब लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाइक करिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण के बारे में बताएं। अगले वीडियो में मैंने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में आपको बता दिया था, आधुनिकीकरण के बारे में और पश्चिमीकरण के बारे में। ठीक है, आधुनिकीकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण क्या होता है। पश्चिमीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो पश्चिमीकरण जो होता है, साधारण शब्दों में कहें तो पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसी गैर पश्चिम समाज की संस्थाएं, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का विश्वास, वहाँ के जो मूल्य हैं, उससे क्या होते हैं, उससे हम एक प्रकार से उसको सीख करके हम परिवर्तित होते हैं अपने आप में। जैसे भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का एक प्रकार से स्पष्ट प्रभाव इसके मूलभूत जो संस्थाएं हैं भारत में जो परिवर्तित हो रही हैं उनमें देखा जा सकता है। पहले हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला चलते थे, गुरुकुल जैसी जो है शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने पाश्चात्यकरण हुआ, हमारे अंग्रेज लोग आए, उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल से लेकर के और तमाम प्रकार के स्कूल खोले। आप देखते हैं अलग अलग स्कूलों की व्यवस्था करी, उसमें हमारे यहाँ प्रार्थना होती थी, वो लोग प्रेयर करवाने लगे, और प्रेयर पता नहीं कौन कौन सी प्रेयर, तो एक प्रकार से आप देखते हैं और नई नई प्रकार की शिक्षा नीति हो गई, या वो तो जरूरी शिक्षा नीति का परिवर्तन होना, लेकिन क्या होता है ये सब पाश्चात्यकरण तो ही है। पाश्चात्यकरण का मतलब क्या होता है कि इससे पहले यहाँ के लोग, भारत के लोग क्या करते थे, धोती कुर्ता गौछा पहनते थे। मुस्लिम लोग जो होते थे वो धोती, मतलब कि धोती नहीं पहनते थे, वो टोपी पहनते थे और कुर्ता पहनते थे और पैजामा पहनते थे मुस्लिम लोग। अच्छा, पश्चात यानी जो पश्चिम के देश है, पश्चिम के देश मतलब जो यूरोप के देश है। ठीक है, यूरोप में जैसे कौन हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के जितने भी देश हैं आपके, ब्रिटेन में 2-3 देश हैं, तो एक प्रकार से ब्रिटेन में जैसे कि आयरलैंड होगा, उत्तरी आयरलैंड, ये सब हो गए, तो यानी ब्रिटेन में कहूँगा, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी से लेकर के जो भी जो है यूरोप कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्रीज़ के लोग जो काम करते हैं उसको लोग हम लोग क्या ले कर देते हैं, अपना लेते हैं। तो उसी का प्रभाव हमारे यहाँ की संस्थाओं पर जो मिलता है उसी को बोलते हैं पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिम के देशों को अपनाना। ठीक है, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अन्यंत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य तमाम प्रकार के जो है स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। यानी आप देखेंगे इसके पिछले 150 वर्षों में आप देखेंगे जब से अंग्रेज लोग आए हैं, इनके कारण से प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन हुआ है, भारत में संस्थाओं में भारत के परिवर्तन हुआ है, भारत की विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ है, भारतीय मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है, लोग एक प्रकार से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो एक प्रकार से पश्चिमीकरण हो गया। इसी की तरह होता है आपका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की बात किया तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है, और एक ऐसी प्रक्रिया होती है आधुनिकीकरण जो कि पश्चिमी जो देश हैं, यानी यूरोप कंट्रीज़ हैं आपकी, जो यूरोपीय देश हैं, यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो। मतलब कि आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है। अब ये उन्नत व्यवस्था है या नहीं है, ये एक प्रकार से इसका मापदंड कौन तय करता है, ये इंग्लैंड वाले ही तय करते हैं कि भाई हम आगे हैं और आप पीछे हैं, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब आधुनिकीकरण में हम ये मानते हैं कि भाई वो लोग आधुनिक हैं हमसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के मामले में वो आगे हैं, तो एक प्रकार से हमारी ये धारणा बन गई कि भाई वो आधुनिक है हमसे ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ हो गई थोड़ा सा, तो ये आधुनिकीकरण हो गया। क्लियर, समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिकीकरण की परिभाषा को देते हुए हालपर्द महोदय कहते हैं कि आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के पहलुओं, जैसे कि राजनीतिक पहलू हो गया, सामाजिक पहलू हो गया, आर्थिक पहलू हो गया, आध्यात्मिक पहलू, धार्मिक पहलू, मनोवैज्ञानिक, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, इनका बदल जाते हैं ये चीज़। सामाजिक चीज़ें बदल जाती हैं, राजनीतिक चीज़ें बदल जाती हैं, आर्थिक चीज़ें बदल जाती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें बदल जाती हैं, धार्मिक चीज़ें, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी, मनोवैज्ञानिक चीज़ें, हमारा मन भी चेंज हो जाता है इनके प्रति। तो एक प्रकार से यह आधुनिकीकरण होता है। ठीक है, व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है सभी चीज़ों का, और इन्हीं सभी चीज़ों से आपका समाज तैयार होता है। तो इन सभी चीज़ों में परिवर्तन को ही आधुनिकीकरण कहते हैं। और एक पश्चिमी देशों से अपनाए हुए जो क्रियाकलाप हैं, उनकी विचारधाराएं, उनके पहनावे ओढ़ावे, उनके सब खान पान, उनके रहन सहन व्यवस्था, वही सब आधुनिकीकरण है। आप पैंट शर्ट टाई पहन के घूमें तो आप आधुनिक हैं, आप धोती कुर्ता गमछा पहन के घूमेंगे तो आप गंवार हैं। कहने का मतलब ये एक प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आप देखें, क्या वस्त्र तय करेंगे कि कौन आधुनिक है और कौन एक प्रकार से पिछड़ा हुआ है?
ये मापदंड कौन फिक्स करता है? ये मापदंड हम पे थोपा गया है कि आप लोग पिछड़े हुए हैं, आप लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, आप लोगों के पास ज्ञान नहीं, आप लोग पैजामा पहनते हैं, आप लोग टोपी लगाते हैं, आप लोग अंगूछा बांधते हैं, आप लोग पीछे हैं। जबकि इन अंग्रेजों को कौन समझाए कि हमारे यहाँ का सबसे पहले कौन सी रचना, सबसे पहले अगर कोई पृथ्वी पर कोई रचना लिखी गई तो कौन सी रचना है? वेद रचना लिखी गई। वेद आप और शीय हैं। अब इन लोगों को कौन समझे? वेदों का अगर हम लोग पीछे होते तो वेदों का आप लोग अनुवाद करके क्यों ले गए? नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया? इतना ही अगर हम लोग पिछड़े थे, इन लोगों ने कहा कि भाई भारत पिछड़ा इसलिए हम इस पर शासन करने गए हैं और हमारा ये कर्तव्य है, ये लोग अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से एक धारणा बना दी गई और वही आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है? सोशियोलॉजी से हुई है। क्या सोशियोलॉजी से हुई है उत्पत्ति? ये हम मानते हैं कि हुई है, लेकिन क्या उससे पहले समाज नहीं था हमारे भारत में? बिल्कुल था। वैदिक कालीन समाज भी था। उत्तर वैदिक कालीन समाज आप देखेंगे, यहाँ तक कि सबसे जो है नगरीय सभ्यता, सबसे उच्च क्वालिटी की, सबसे नंबर 1 की नगरीय सभ्यता, जहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियाँ ढकी रहती थी, विशाल स्नानागार से लेकर के अन्नागार तक की व्यवस्था थी, शहर से लेकर के गांव तक की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? हमारे यहाँ की सभ्यता है। लेकिन उन चीज़ों से हमारा मुंह डाइवर्ट कर दिया जाता है हमको। शिक्षा नीति में ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो ये सारी चीज़ें, इस पर हमको समझना पड़ेगा। ये सोशियोलॉजी से, सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के समाजशास्त्र नहीं बनने वाला है। ये तो भाई अब किताबी ज्ञान है, पढ़ना पड़ेगा, लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई क्या इससे पहले समाज नहीं था? बिल्कुल था। क्या जियोग्राफी से भूगोल की उत्पत्ति हुई? इससे पहले भूगोल भारत के लोग नहीं जानते थे? अरे भैया, खगोल शास्त्र के परम ज्ञाता, एक एक तारा और नक्षत्र के बारे में, ज्योतिष गणना करने, 27 नक्षत्रों के बारे में, 12 राशियों के बारे में, इन सभी के बारे में कौन बताया है? ये सनातन ग्रंथ के जो सनातन जो धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं। एक एक गणना बता दे कि सूर्य का ग्रहण कब लगेगा, चंद्र का ग्रहण कब लगेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य भगवान उदय होंगे, कितने बजकर कितने मिनट पर अस्त होंगे, सारी चीजें कौन बताता है? पंचांग बताता है। अब आप कह रहे हैं कि महोदय आप जानते ही नहीं है, तो आप सोचिए इन चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि गोस्वामी बाबा ने यहाँ तक बता दिया, सूर्य से और पृथ्वी की दूरी के बारे में बता दिया उन्होंने। थ्योरी ऑफ जो है आप देखेंगे देवी भागवत महापुराण में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आपको मिलेगा। इसके अलावा आप न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसका आप चौपाई देखेंगे तो हनुमान जी महाराज की, कि जय गिर चरण दिए हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता, जी ममोग रघुपत करवाना, यही भां चलो हनुमाना। इस चौपाई की व्याख्या कर दीजिए अच्छी तरीके से, और नहीं तो बताइए मैं व्याख्या कर दूं इसका। मैंने 1-2 वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हम केवल अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, उनके चीज़ों को हम सीखने का प्रयास करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और यही आज हम पढ़ रहे हैं। और हमारी ये एक प्रकार से ये व्यवस्था ये इसी कि हमको आज पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की परिभाषा में आपको यह बताना पड़ रहा है कि हम पाश्चात्य देशों की जो नकल कर रहे हैं वही आधुनिकीकरण है, वही मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा किन आधारों पर आप देते, किन मापदंडों पर फिक्स होती कि भाई ये आधुनिक है और ये गंवार है? इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज के युवा को मात्र यही नहीं समझना है, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को अपनी बरकरार रखना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इन सभी मुद्दों पर, नहीं हो पता लगे कि कोई दिक्कत कर दे हम पर। चले, हालांकि आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। समझो आप, इसके पीछे बड़ी लंबी रणनीति थी। पहले अंग्रेजों की यही रणनीति, वे बताएंगे कि भाई सोशियोलॉजी की उत्पत्ति 1914 में पहले पढ़ाया गया। कहाँ पर? बंबई विश्वविद्यालय में। यही तो है, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1914 में आकर के हुई। क्या उससे पहले समाज नहीं था? लेकिन समाजशास्त्र का एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ। फिर अब उसमें क्या हुआ है बताएगा कि भाई ये जितने भी हिंदी शब्द हैं सब अंग्रेजी के इस शब्द से बने हुए हैं। क्या संस्कृत में समाज के शब्द के बारे में नहीं उल्लेख है? बिल्कुल मिलेगा। आप पढ़े, पहले धार्मिक ग्रंथों को पढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा सामाजिक आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बारे में हो गई बातें, ठीक है, समझ में आ गए। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं किसी पश्चिम देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण से किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण होता है, ठीक है। और आधुनिकीकरण एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा निरंतर परिवर्तन होने वाला परिवर्तन होता है जिसका झुकाव बौद्धिक समृद्धता की ओर अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, 6वां नंबर प्रश्न आपका सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के बारे में जाने भाई, सामाजिक आंदोलन क्या है। देखिए, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन की बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास होता है
जिससे क्या होता है, एक नई सामाजिक व्यवस्था जन्म लेती है, एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। ठीक है, सामूहिक प्रयास होता है और यह प्रयास अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों हो सकता है, यानी कि यह प्रयास कम समय में किया जाए तो भी परिवर्तन हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समन्वित व्यवहार होता है, सभी का समन्वित व्यवहार होता है, जिससे वांछनीय माने जो चाह रहा होता है सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है। यानी कि सामाजिक आंदोलन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जो समाज को चाहिए होता है उसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया एक प्रकार से जो होती है वो खास करके सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर महोदय कहते हैं सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को देते हुए कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है। जबकि टर्नर और किलन महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म देता है। मतलब कि क्या बोले, टर्नर और किलन महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कोई ऐसा परिवर्तन अगर हो रहा है, कोई ऐसा आंदोलन मतलब परिवर्तन हो रहा है समाज में जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि समाज के लिए वृद्धिकर नहीं है, समाज के लिए बेकार परिवर्तन है, तो उसको परिवर्तन से रोकता भी है। यानी केवल सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि सामाजिक परिवर्तन कोई जो गलत हो रहा होता है उसको रोकने का काम भी सामाजिक आंदोलन के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको पता होगी। किसान आंदोलन इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था सामाजिक परिवर्तन ही था, एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ, तो सामाजिक आंदोलन कुछ समन्वित लोगों के द्वारा, कोई संगठन के द्वारा, तमाम प्रकार के समुदायों के द्वारा क्या होता है, एक समुदाय के द्वारा कि आंदोलन होता है किसी विचारधारा के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति लगाव और किसी विचारधारा के प्रति एक प्रकार से उसका विरोध होता है। ठीक है, किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति एक प्रकार से लगाव और किसी के प्रति आप देखते हैं विद्रोह की भावना भी होती है आंदोलन में। तो सामाजिक आंदोलन कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं, ये बात आप जानते हैं। क्लियर, सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार होते हैं, ये बात भी आपको पता होगी शायद। ठीक है, आंदोलन को मुख्य रूप से दो भागों में आप बांट सकते हैं। प्रथम क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन और दूसरा सुधार आंदोलन। एक तो भाई क्रांतिकारी आंदोलन होता है और सुधार आंदोलन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और भी धार्मिक आंदोलन होते हैं और तमाम प्रकार के शोभनाचार आंदोलन होते हैं और भी कई प्रकार के आंदोलन आप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन का मतलब क्या होता है, समाज में परिवर्तन के लिए आंदोलन या समाज का जो गलत परिवर्तन हो रहा है उसके विरोध में आंदोलन, उसको रोकने के लिए। अगला प्रश्न, प्रगति और विकास में क्या अंतर होता है। प्रगति और विकास में क्या अंतर होता है बाबू। प्रगति की बात की, देखिए प्रगति क्या होती है, विकास क्या होता है, सबसे पहले इसको समझे। प्रगति की अगर बात की जाए तो प्रगति जो है, विकास तथा प्रगति ये दोनों एक प्रकार से बहुत समान प्रतीत होने वाले एक प्रकार से अवधारणा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला अंतर ये है इन दोनों में कि विकास का संबंध मुख्यतया आर्थिक साधनों तथा प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि बात की जाए प्रगति का तो प्रगति का तात्पर्य किसी भी उस परिवर्तन से होता है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा की ओर होता है। यानी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा की ओर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रगति है। लेकिन विकास का मतलब होता है जब केवल आर्थिक साधनों और प्रौद्योगिकी में जब कोई परिवर्तन होता है तो विकास कहा जाता है। दूसरा अंतर प्रगति और विकास में यह है कि विकास जो होता है इसका संबंध भौतिक लक्ष्यों को अधिकाधिक रूप से प्राप्त करने में किया जाता है, जबकि खास करके प्रगति का संबंध उन लक्ष्यों से होता है जो अपनी प्रकृति से नैतिक तथा मूल्यगत होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी प्रगति और विकास में तमाम सारे अंतर मैं बता रहा हूँ। अगला तीसरा अंतर ये लिखेंगे कि विकास की अवधारणा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसका मतलब यह है कि सभी समाजों के लिए विकास का अर्थ समान होता है और विकास की कसौटी भी समान होती है हर एक समाज में। जबकि प्रगति की अवधारणा इस अर्थ में क्या होती है, तुलनात्मक होती है कि एक समाज के लिए जो परिवर्तन प्रगति है वही दूसरे समाज के लिए क्या हो सकता है, वही प्रगति होना आवश्यक नहीं कि भाई वो दूसरे समाज में भी प्रगति कही जाए उसको। हो सकता है उसमें पहले से वो चीज़ें हो चुकी हो, तो जो समाज आज प्रगति कर रहा है हो सकता है उसके लिए वो चीज़ें आम बात हो। तो ये चीज़ है। चौथा अंतर ये आप लिखेंगे कि विकास की दिशा मतलब विकास की दशा में प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता निरंतर कम होती जाती है, जबकि प्रगति की दशा में मानव की प्रकृति पर निर्भरता कम होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। जबकि पांचवा अंतर ये है प्रगति और विकास में कि जो विकास होता है तुलनात्मक रूप से विकास का जो क्षेत्र होता है प्रगति से सीमित होता है, यानी प्रगति से छोटा होता है,
जबकि प्रगति की अवधारणा इसलिए बड़ी होती है, व्यापक होती है कि इसमें विकास से संबंधित परिवर्तनों का भी समावेश कर लिया जाता है। यानी विकास जो होता है वो एक प्रकार से जो होता है प्रगति की ही अवधारणा में समेट लिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें? समझ रहे हैं ना? आगे भी आपसे बन सकता है भाई, क्रांति और उद्विकास में क्या अंतर होता है। तो क्रांति और उद्विकास की बात करें तो उद्विकास में क्रमिक परिवर्तन और धीमी गति से परिवर्तन होता है, जबकि क्रांति जो होती बिना किसी क्रम के एक वेग यानी तीव्र गति से कोई परिवर्तन आ गया तो क्रांति हो गई। दूसरा परिवर्तन क्रांति और उद्विकास में ये होता है कि उद्विकास जो होता है अपना यानी एवोल्यूशन जो होता है ये स्वतः उत्पन्न होता है, यानी कि स्वतः चलित भी होता है, स्वतः चलित प्रक्रिया होती है, अपने आप होता है, वो धीरे धीरे होता है। जबकि क्रांति के लिए क्या करना होता है, सजग प्रयत्न करना होता है, लगातार कुछ लोगों के द्वारा प्रयत्न करने के बाद में क्रांति की जाती है। तीसरा अंतर ये होता है क्रांति और उद्विकास में कि उद्विकास जो होता है एक प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि क्रांति एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक है। चौथी बात यह है कि उद्विकास और क्रांति में कि जो क्रांति होती है उसमें पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जबकि उद्विकास में उसी वस्तु या मान मतलब कि उसी वस्तु या उसी सावयव में परिवर्तन आता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पांचवा अंतर ये होता है इन दोनों में, उद्विकास और क्रांति में, कि उद्विकास में परिवर्तन की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है, जबकि क्रांति की दिशा कोई निश्चित नहीं हो सकती। क्रांति गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी अच्छी हो सकती है। छठा अंतर ये है कि क्रांति का कोई ना कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य होता है, जबकि उद्विकास का कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। सातवां अंतर यह है कि क्रांति का मूल कारण क्या होता है, सामाजिक असंतोष के कारण से क्रांतियां की जाती हैं, जबकि उद्विकास जो होता है एक स्वतः चलित प्रक्रिया होती है और चलती रहती है। ठीक है, धीमी गति से। तो एक प्रकार से अच्छा क्रांति कई कारण से, अगर युद्ध हो जाए तो क्रांति, जैसे रूस, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया सभी में आप देखते हैं युद्धों के कारण से क्या हुआ, क्रांतियां हुई हैं। जनसंख्यात्मक कारक भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आर्थिक कारक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक कारक भी इंपॉर्टेंट है क्रांति करने के लिए। क्लियर, तो ये सब थोड़ा सा चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न, दलित आंदोलन के बारे में बताएं। दलित आंदोलन के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। मैं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दलित आंदोलन किसे कहते हैं, दलित आंदोलन से क्या तात्पर्य है, फटाफट से बताएंगे। दलित आंदोलन, दलित आंदोलन के बारे में क्या लिखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। दलित आंदोलन, दलित के बारे में अगर बात किया है तो जो है दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों का जो विरोध होता है उसी को दलित आंदोलन कहते हैं। खास करके भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है आजकल। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी और इन्होंने दलितों के प्रति आवाज़ उठा, दलितों के लिए आवाज़ उठाया और लगातार इनके साथ बने रहे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात जरूर कही है, उन्होंने कहा कि जो है शिक्षा जो होती है वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षित होना आज परम आवश्यक है। अगर दलित भाई हमारे शिक्षित होंगे तो आगे चल करके अपनी आवाज़ उठाएंगे, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हर समाज शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। और गोस्वामी बाबा की जो चौपाई वो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें शूद्र के लिए, नारी के लिए शिक्षा की बात बताई गई। ताड़ना माने शिक्षा भी होता है, ताड़ना माने देखना भी, तो ताड़ना माने एक प्रकार से दंड देना भी होता है। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग तरीके से ढोल मान लेते हैं, बोला गया लोग। तो ढोल की बात की, ढोल जो होता है वो जब तीव्र गति से आप मारेंगे, ज़्यादा तेज मारेंगे, गलत सलत मारेंगे, अंट-पंट मारेंगे तो नहीं बजेगा। जब उसको सही तरीके से बजाएंगे कि कैसे, धागे नाती ना का धीना, धागे नाती ना का धीना, जब धा पे पड़ेगा, धागे नाती ना का धीना, इस प्रकार से बजाएंगे तब कहरवा की ध्वनि बढ़िया सा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये बताया गया वहां पर ताड़ना कर ढोल के लिए ये है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या पाए बौराए जगुआ खाए बौराए। कनक माने धतूरा और कनक माने सोना। कनक के अर्थ दोनों अलग अलग है ना। एक कनक का मतलब क्या हो गया, सोना, यानी कि सोना पा जाएंगे तो बौरा जाएंगे, और सोना खा लेंगे तो बौरा जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से वहां पर भी, जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए नौ बरे मोती मानुषुन। पानी के वहां पर कितने अर्थ हैं, कई अर्थ हैं। हिंदी साहित्य के सबसे जबरदस्त कवि रहे हैं अब तक के, कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी। और उनमें एक प्रकार से काव्य हेतु से लेकर के काव्य प्रतिभा तक का बड़ा अच्छा ज्ञान था उनको, यानी कि काव्य प्रयोजन के बारे में उनको अच्छी तरीके से पता थी, हर एक चीज़ बातें जानते थे। लक्षण ग्रंथ से लेकर के हर चीज़ों के बारे में उनको पता था।
वो एक प्रकार से अलंकारिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, अलंकारिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और इस संदर्भ में अलंकार वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, अब उसके लिए आप अलग अलग तरीके से अगर आप अर्थ लगाएंगे, उसका गलत अर्थ लगाएंगे तो दिक्कत की बात है। ये समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम है, रोटियां सेकने का प्रयास है। अब क्या हुआ कि भाई हिंदू मुस्लिम करके लोग अभी तक वोट मांग रहे थे, हिंदू मुस्लिम को अलग किया, अब जाति में एक प्रकार से हिंदू में बांटेंगे, फिर मुस्लिम में बांटेंगे, सिख में बांटेंगे, बौद्ध में, जैन में, सब में एक प्रकार से बांटेंगे। भाई तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, ये वो दुनिया भर का। आजकल तो घर में भी आप देखते हैं ऊंच नीच की भावना भी आप देख पा रहे होंगे। तो एक प्रकार से ये जो भावना है ये हर जगह विद्यमान है। क्या हम देखते हैं कि हमारे जो भी दलित भाई हैं या जो है, चाहे मैं किसी की बात करूं चारों वर्णों से, वैसे जातियां जो होती किसी के द्वारा बनाई नहीं गई हैं। जातियां एक प्रकार से क्या हुई हैं, चार वर्णों की बात यहां पर की गई। जातियों के बारे में किसी भी ग्रंथ में नहीं बताया गया कि जाति ये होगी वो होगी। ठीक है, ग्रंथ के बारे में क्या बताया गया है, वर्णाश्रम व्यवस्था में बताया गया, ब्राह्मणोस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृता उर्तस्यापादाभ्याम शुद्धो रजता। वेदों में इन जो है श्लोक का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, और अपने मूलभूत विवेक के से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके लिए अलग अलग शब्दों के लिए ताड़ना का वहाँ पर अलग अलग अर्थ है। मैं सोच रहा था किसी दिन इस पर बताऊंगा, ताकि हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो भाई हैं, वो एक प्रकार से गलत सलाह ना पा जाए, किसी की गलत बातों पर ध्यान ना दें, उन पर विश्वास ना कर सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, अपनी दाल गला लेंगे, आपका कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप केवल परेशान होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसमें आप पीछे ही जाएंगे। तो इसको बिल्कुल जो है चीज़ें ना करें, और आसानी से अपने आप रहें और अपने चीज़ों को माने, अपनी विचारधाराओं से रहें। जरूरी नहीं कि आप किसको माने किसको नहीं माने। अगर आपकी नहीं इच्छा तो आप नहीं मानेंगे, आपकी इच्छा है तो आप मानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो प्रगति और विकास से ये हो गया आपका। अगला दलित आंदोलन मैंने आपको बता दिया, यानी कि इसी के प्रति आप देखते हैं दलित आंदोलन हुए हैं। दलितों की समस्याओं के लिए संघर्षरत जो लगातार जो है काम हुए हैं, वो खासकर दक्षिण में आप देखते हैं नारडारो आंदोलन हुआ, दलितों से रिलेटेड ही है। पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन हुआ, ये भी दलितों से रिलेटेड आंदोलन है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार के आंदोलन हुए हैं। तो ये एक प्रकार से जो आंदोलन हुए हैं दलितों को लेकर के दलित आंदोलन कहे जाएंगे। अगला है आपका पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन की बात किया है तो पर्यावरण आंदोलन जो होता है आपका संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये खास करके पर्यावरण आंदोलन जो कि संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण, इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें जो है सम्मिलित हैं। इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण आंदोलन चलाए गए हैं। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके, सतत विकास के लिए लोगों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और इसके अंतर्गत उन नीतियों और प्रथाओं में संशोधन की बात की गई, मतलब कही गई जाती है या की गई है, जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं होती हैं। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों में उत्तराखंड का आप देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन फेमस है। इसके अलावा भागीरथी और टेहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन फेमस है। मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन आप देखेंगे, तो ये सब आपका क्या है, पर्यावरण आंदोलन है। इसके अलावा अगला है आपका महिला आंदोलन। महिला आंदोलन की बात किया है तो आप देखते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप देखते हैं समाज सुधारकों ने तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। अपने अपने ढंग से तमाम प्रकार के कार्यक्रम बना करके उनकी दशा में सुधार भी किए हैं, उसका प्रयास भी किया भरसक। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान कम नहीं है। पुरुष लोग भी महिलाओं के सपोर्ट में खड़े रहे हमेशा और खड़े रहेंगे आने वाले समय में। कुछ अग्रणी महिलाओं ने भी परिवर्तन किया, मतलब कि समाज की समस्याओं, मतलब महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया है, आंदोलन करे हैं। तमाम प्रकार के संगठन जैसे ब्रह्म समाज आप देखते हैं उसने काम किया, आर्य समाज ने काम किया, प्रार्थना सभा ने काम किया, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी है। तो इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं महिला आंदोलन को सहयोग दिया, सहायता की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया, बोध गया आंदोलन किया, चिपको आंदोलन किया महिलाओं ने, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष आंदोलन किया, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन किया, महिला आरक्षण आदि तमाम प्रकार के आंदोलन किए महिलाओं ने। तो एक प्रकार से महिला आंदोलन हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन भी होते हैं। कृषक आंदोलन में आप देखते हैं जो किसान लोग आंदोलन करते हैं, और खास करके जो श्रमिक लोग होते हैं, श्रमिक आंदोलन आप देखते हैं धीरे वो होता है तो श्रमिक लोग करते हैं।
आप देखते हैं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन करना, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार करना, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था करना, तालाबंदी का विरोध और आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी। इसके अलावा बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था भी करना, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित व्यवस्था मतलब शिक्षा की व्यवस्था भी करना, ताकि श्रमिक लोग भी थोड़ा पढ़ लिख सकें और जान सकें अपने अधिकारों के बारे में। श्रमिक आंदोलन, इसी प्रकार से कृषक आंदोलन भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवल यहाँ पर 4 प्रश्न आपको करने होंगे। अति लघु उत्तरीय से बात आप ध्यान रखेंगे। कितने प्रश्न करने हैं भैया? आपको 4 प्रश्न करने हैं, केवल 4 प्रश्न करने हैं। 7 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और 150 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक, 150 शब्दों में खंडवा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका आ चुका। पहला नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को संक्षेप में बताइए। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं अभी इन पर चर्चा कर रहा हूं, अगर टाइम बचता है तो। पहले मैं प्रश्नों को एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न आपका है, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास में अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर, सामाजिक संरचना के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। यह भी आपका बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा में। ये सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को अभी जाकर के पढ़ लीजिएगा, वरना मैं अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगा जो भी टाइम बचता है। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन से क्या आशय है? किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में अंतर बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इनमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने, 7 में से 3 प्रश्न आपको जो कठिन लग रहे हैं वो छोड़ देने थे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय से। दीर्घ उत्तरीय में आपको कैसे प्रश्नों को करना है भाई? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है खंडसा से। 450 शब्दों में लिखना है, केवल 2 प्रश्न करने हैं। 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं खंडसा में। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खंडसा की दृष्टि से दीर्घ उत्तरीय में आएगा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और प्रकृति का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परिभाषा भी देने को यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर, सार्वभौमिकीकरण से क्या आशय है? इसकी विशेषताएं तथा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण में अंतर। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में दोनों में अंतर आपको बताना है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? आदिम युग से आधुनिक युग तक की जो सामाजिक विकास की विवेचना है उसको आपको करना था। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा बताइए तथा इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इन प्रश्नों को आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। अब आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर चर्चा करते हैं कुछ मात्रा में, ताकि आपकी कुछ समझ में आ जाए और कुछ मात्रा में आपको कुछ याद रहे तो आप आसानी से लिख पाएं उसको, ठीक है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ते रहें और समझते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका क्या है? सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को संक्षेप में बताइए। सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान है भाई? मैंने आपको बताया था सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन के प्रतिमान कौन कौन से होते हैं और किस दिशा में होते हैं, कैसे होते हैं। प्रतिमान माने होता है किस ढंग से, ठीक है। प्रतिमान माने एक प्रकार से ढंग, किस प्रकार का परिवर्तन। तो एक होता है प्रथम प्रतिमान, एक होता है द्वितीय प्रतिमान और एक होता है तृतीय प्रतिमान। 3 प्रकार के आपके प्रतिमान होते हैं। पहला होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और एक होता है चौथा प्रतिमान, भी लोगों ने बताया चतुर्थ प्रतिमान। यानी 4 प्रकार के प्रतिमानों के बारे में विद्वानों ने अब तक बताया है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रथम प्रतिमान के बारे में अगर बताया जाए तो प्रथम प्रतिमान को आप रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं या रेखीय प्रतिमान कहते हैं। यह परिवर्तन का वह रूप होता है जिसकी प्रकृति एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़नी होती है, और इस श्रेणी में जितने भी आविष्कार होते हैं उनसे जो उत्पन्न परिवर्तन होते हैं उन सभी चीज़ों को हम सम्मिलित कर लेते हैं। और परिवर्तन के इस स्वरूप में आप देखते हैं प्रत्येक परिवर्तन एक नए परिवर्तन को जन्म देता है प्रथम प्रतिमान में। बात की द्वितीय प्रतिमान की, तो परिवर्तन के द्वितीय प्रतिमान को उतार चढ़ाव का प्रतिमान भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन में आप क्या देखते हैं, कुछ समय तक परिवर्तन ऊपर होता है और कुछ समय तक परिवर्तन आपका नीचे होता है। यानी प्रगति जो होती है वो कभी ऊपर होती कभी नीचे होती है, यानी कि इसमें कभी ज़्यादा कभी कमी, ठीक है। यानी कभी ह्रास कभी एक प्रकार से बढ़ोतरी होती है। जैसे जनसंख्या में, आर्थिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है वो आता है इसमें। तीसरा जो प्रतिमान होता है परिवर्तन का वो होता है तरंगीय प्रतिमान। तरंगीय प्रतिमान इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि परिवर्तन एक तरंग की भांति चलता है, ठीक है। एक तरंग की भांति चलता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में एक विशेष प्रकार का सामाजिक आंदोलन शुरू होता है, और जब ऐसी परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार तरंगीय परिवर्तन ये आपका होगा तृतीय प्रतिमान में, ठीक है। जब समाज में कोई आंदोलन वगैरह होता है तो तृतीय प्रतिमान में, यानी आंदोलन जो होते हैं आपके तृतीय प्रतिमान में आते हैं। और चौथा जो मतलब आपका प्रतिमान होता है वो होता है चतुर्थ प्रतिमान।
चतुर्थ प्रतिमान की बात किया तो परिवर्तन के इस प्रतिमान में चतुर्थ प्रतिमान को चक्रीय प्रतिमान कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जहाँ से चलते हैं घूम फिर करके फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि प्राचीन समाज में संस्कृत भाषा काफ़ी प्रचलित थी, फिर मुगल काल में उर्दू और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसके पश्चात हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा मानी जाने लगती है, और किंतु आज के युग में संस्कृत भाषा का महत्व फिर से बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं पे संस्कृत भाषा फिर से आ गई। ऐसे मौसम का परिवर्तन, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, तो इस प्रकार का परिवर्तन आपका चक्रीय परिवर्तन। तो ये हो गया आपका सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रतिमान, प्रथम द्वितीय और तृतीय। अभी तक 3 ही थे, लेकिन अब कुछ विद्वान उसको 4 भी बताएं तो 4 मान लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है, क्या है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के बारे में आपको बताऊं तो संस्कृतिकरण एक अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा है जो कि क्या करती है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, डॉक्टर श्रीनिवास दास कहते हैं संस्कृतिकरण के बारे में। डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्करण में ऊंचा पद प्राप्त करने के योग्य जो होता है वो बनाता है। संस्कृति की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल उच्च जाति के रीति रिवाजों और आदतों को ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को, उनके मूल्यों को, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके विचार, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनको जो छोटी जाति वाले होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपना लेते हैं, और इस प्रकार से इसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि कोई उच्च जाति है, उच्च जाति कैसा खाना खा रही, कैसा कपड़ा पहन रही, कैसी शादी कर रही है, किस प्रकार का उसका रहन सहन है, पहनावा ओढ़ावा है, बोलचाल है, उसी को जब कोई निम्न जाति का लोग सीखता है तो उस प्रकार वही प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो भारतीय ग्रामीण समुदाय में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। प्रभु जाति होने के लिए किसी भी देश जाति में 3 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले प्रभु जाति मतलब प्रभु जातियों की, जो प्रभु माने होता है जो बड़ी जातियां होती हैं, ठीक है, तो उनकी चीज़ों को लोग अपना लेते हैं। पर प्रभु जाति होने की कौन सी 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है, किसी देश में स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भूभाग पर अगर आपके पास खेती है, स्वामित्व है, आप भूमि के मालिक हैं, तो आप एक प्रकार से प्रभु जाति हो गए। दूसरी बात क्या है, उस जाति की सदस्य संख्या ज़्यादा हो, अगर आप अपनी जाति की संख्या में ज़्यादा हैं तो भी आप प्रभु जाति हो गए। तीसरी बात क्या है भाई, कि स्थानीय सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो, यानी उस स्थान विशेष में उस जाति को उच्च माना जाता हो। ठीक है, तो एक प्रकार से 3 चीज़ें होती हैं किसी भी देश में संस्कृतिकरण को। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति के लोग अपनाते हैं, प्रभु जाति मतलब बड़ी जातियाँ, उनकी चीज़ों को लोग अपना लेते हैं, ठीक है। और भारतीय गांवों में प्रभुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक निर्णायक तत्व है, और भूमि पर स्वामित्व से केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, और इसीलिए वह प्रभु जाति के रूप में उभरता है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है, चाहे जातीय सोपान में उसकी स्थिति निम्न हो और चाहे एक प्रकार से वो कितना एक प्रकार से क्या हो, निम्न जाति का हो, लेकिन जब वो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है उसकी, वो बहुत धनी हो जाता है, उसके पास खूब खेत होता है और खूब स्वामित्व होता है, तो वो भी एक प्रकार से प्रभु जाति की श्रेणी में रख दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उनके रीति रिवाजों को, यानी कि जो धनी व्यक्ति, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके क्रियाकलापों को, उनके मूल्यों को, उनके विचारों को, उनके पहनावे ओढ़ावे को, उनको रहन सहन को, उनके खान पान को जब हम अपनाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो उसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपका प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास में क्या अंतर है बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करें, बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपके इस एग्जाम के दृष्टि से, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है। सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। बताएं भाई क्या अंतर होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास की प्रकृति को अगर हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो उससे हमको कई सारे अंतर मिलते हैं और दोनों अलग अलग अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन अलग विचारधारा है, सामाजिक विकास दूसरी चीज़ है, लेकिन दोनों में समानता भी दिखाई पड़ती है। किसी दशा या परिवर्तन के गुण या मात्रा आदि का बोध होता है सामाजिक परिवर्तन के द्वारा। अच्छाई बुराई का पता चलता है, ठीक है। किसी दिशा मतलब कि अच्छाई बुराई और किसी दिशा या परिवर्तन के गुण का या मात्रा का हमको ज्ञान होता है सामाजिक परिवर्तन में। जबकि विकास एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें दिशा क्रम गुण आदि निश्चित नहीं होते, किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से किसी गुण का कैसी मात्रा होगी कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में कई अंतर होते हैं। पहला अंतर तो ये है भैया
कि सामाजिक उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, किसी भी दिशा में सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक उद्विकास एक निश्चित दिशा में होता है। दूसरा अंतर ये है, सामाजिक उद्विकास जो होता है, सोशल एवोल्यूशन जो होता है, उसमें समाज विजय व स्थिरता के साथ साथ मनुष्य का भी विकास होता है, जबकि परिवर्तन एक अस्थिर धारणा होती है और यह उन्नति अवनति दोनों स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। सामाजिक परिवर्तन आपका उन्नति की ओर भी हो सकता है और अवनति की ओर हो सकता है। समाज में चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो, यानी कमी हो चाहे बढ़ोतरी हो, दोनों में परिवर्तन हुआ और वो भी सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। तीसरा अंतर ये होता है सामाजिक उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक उद्विकास समाज के ढांचे एवं कार्य दोनों में परिवर्तन लाता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन के ढांचे एवं कार्य के किसी एक पक्ष में भी परिवर्तन पैदा कि करता है। सामाजिक परिवर्तन क्या करता है, ढांचे एवं कार्य के किसी एक पक्ष में परिवर्तन करता है। ठीक है। चौथा अंतर यह है कि सामाजिक उद्विकास समाज की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन समाज की आंतरिक और बाह्य दोनों ही शक्तियों के कारण से होता है। पांचवी बात यह है भैया कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और उद्विकास उसका एक तरीका होता है। उद्विकास क्या है, एक तरीका है। सामाजिक परिवर्तन में आपकी प्रगति, क्रांति, उद्विकास सब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और उद्विकास एक उसका तरीका है सामाजिक परिवर्तन होने का। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है उद्विकास, क्रांति, प्रगति, आंदोलन, ये सब। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक और संस्थात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके अलावा अगला अंतर यह है, सामाजिक उद्विकास समाज में गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करता है और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उद्विकास क्या करता है, गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करता है। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक और संस्थात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा सातवां ये होगा कि सामाजिक उद्विकास के स्तर यानी चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा में जाकर के पुनः उसी स्थिति को लौट आते हैं। जैसे कि ठंडी गर्मी बरसात हुआ, या एक प्रकार से एक स्थिति चले फिर वहीं पर हम लौट आए, तो एक प्रकार से संस्कृत भाषा का मैंने उदाहरण दिया था, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। ये हो गया आपका अंतर थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा नंबर आप प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, सामाजिक संरचना के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। सामाजिक संरचना के अर्थ के बारे में आपसे पूछ रहा है और क्या कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका अर्थ बताएं, और संरचना के जो तत्व हैं उसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संरचना के अर्थ में आपको बताना है, क्योंकि सामाजिक संरचना जो होती है उसको समाजशास्त्र में केंद्रीय अवधारणा माना जाता है और माना गया है, तो भी इसके अर्थ और लक्षणों को लेकर के आज भी विद्वान लोग एक प्रकार से मतभेद हैं। उनमें दुर्खीम, जिन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया था, कुछ सीमा तक उसमें सफल भी रहे। उन्होंने क्या किया, सामाजिक संरचना की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए दुर्खीम महोदय। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, इनके निश्चित क्रम के लिए किया जाता है, और सामाजिक खास करके संरचना शब्द का प्रयोग अन्य मिलते जुलते शब्दों जैसे कि सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था और संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ देना एक कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग जो करते हैं वो एक व्यवस्थित अथवा प्रतिमानित ढंग के लिए करते हैं, जिनसे क्या होता है, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह परस्पर एक दूसरे से अपने आप को संबंधित करते हैं। यानी सामाजिक संरचना हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती है, मतलब कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप होते हैं सामाजिक संरचना के। एक तरफ सामाजिक संरचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक होती है, दूसरी तरफ क्योंकि क्या होता है, बाधक इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, तथा दूसरी तरफ क्या होता है, सामाजिक संरचना में पाया जाने वाला जो अस्थायित्व होता है वो व्यक्तित्व स्वतंत्रता का स्रोत भी होता है। यानी कुल मिलाकर के सामाजिक संरचना के आधार पर ही हम मानव व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो सामाजिक संरचना की परिभाषा दी जॉनसन महोदय ने। जॉनसन महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु की, जॉनसन क्या कहते हैं, किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में आपेक्षिक रूप से पाए जाने वाला अस्थायी अंतर संबंध होता है, जबकि मैनहीम महोदय कहते हैं कि सामाजिक संरचना
परस्पर अंतर क्रिया करने वाली उन सामाजिक शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अवलोकन करने तथा सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं कि संपूर्ण निर्माण मतलब समूह निर्माण के लिए विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। तो एक प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वानों ने सामाजिक संरचना की अलग अलग परिभाषा दी है। इन सभी को पढ़ने के बाद में स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। व्यक्तियों के विकसित सामाजिक संबंधों के द्वारा सामाजिक संरचना बनती है। तो इन विद्वानों तथा अनेक विद्वानों ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों और सामाजिक समूहों में पाए जाने वाले अस्थायी संबंधों और समाज के संस्थागत प्रबंधों के रूप में देखने का प्रयास किया है। ठीक है। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना के बारे में आपका अर्थ हो गया। इस सामाजिक संरचना के कई सारे तत्व होते हैं, जैसे कि पहला तत्व आपका हो गया, देखिए रेडक्लिफ ब्राउन ने संगठन शब्द से इसका मतलब इसके बारे में बताया है। और उनके विचार में संगठन और संरचना दो अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। ठीक है। और खास एक सामाजिक संगठन किसी समूह में संपादित होने वाली क्रियाओं का क्रम होता है, जबकि संरचना जो होती है व्यक्तियों को क्रम को बताती है, व्यक्तियों के क्रम को बताती है। ठीक है। दूसरे संगठन में सामाजिक भूमिका की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि संरचना का संबंध क्या होता है, सामाजिक स्थितियों की व्यवस्था से होता है। तो कुल मिलाकर के इसके कई सारे तत्व हैं आपके, जैसे कि मैं बात करूं, पहला है आपका समूह हो गया, दूसरा तत्व होता है सामाजिक संरचना का सामाजिक संबंध, तीसरा होता है आपका संस्था होती है, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक संरचना के ही तत्व हैं। चौथा जो तत्व होता है सामाजिक संरचना का वो है आपका कौन से, सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार व्यक्तियों और वर्गों का विभेदीकरण। ठीक है। पांचवा जो आपका होता है वो कौन सा है, आपका हित और मूल्य जो होते हैं समाज के, वो भी सामाजिक संरचना के ही तत्व होते हैं। छठवां होता है आपका संस्कार समाज का, वो भी तत्व होता है। इसके अलावा जो है सातवां तत्व होता है सामाजिक संरचना का जादू और भूत विद्या, ये सब भी एक प्रकार से सामाजिक संरचना के ही तत्व होते हैं। तो एक प्रकार से सामाजिक संरचना के तत्व हो गए। क्लियर। आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, ये एक प्रकार से हो गया आपका आगे बढ़ने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किसान आंदोलन से क्या आशय है, किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। किसान आंदोलन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिएगा, ताकि कल जिनकी परीक्षा है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। किसान आंदोलन से क्या आशय है, तो किसान आंदोलन की बात किया तो अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ, भारतीय कृषि व्यवस्था में तमाम प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, और उन्हीं परिवर्तनों के कारण से क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में हलचल मच जाती है, और उसके लिए भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए। और इसीलिए जो है एक प्रकार से अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारतीय किसानों ने क्या किया, एक प्रकार से आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, और यही एक प्रकार से किसान आंदोलन कहते हैं। किसान आंदोलन आज से नहीं बल्कि सदियों से चल रहा है, और ये एक प्रकार से आप देखते हैं आंदोलनों के खिलाफ आप देखिए किसानों का संघर्ष, बहुत सारा किसान आंदोलन हुआ है। जैसे कि पहला किसान आंदोलन आपका पहला नहीं भी एक मैं नाम बता रहा हूँ, इसे बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ, 1847 से शुरू हुआ और एक प्रकार से चलता रहा। इसके अलावा मतलब विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था। दूसरा किसान आंदोलन आप देखते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसी चंपारण सत्याग्रह को नील विद्रोह के नाम से भी आप जानते होंगे, और बंगाल के किसानों ने चंपारण सत्याग्रह किया था। 1859 ईस्वी की बात है चंपारण सत्याग्रह का। तीसरा किसान आंदोलन आप लिख सकते हो जैसे कि बारदोली सत्याग्रह भी किसानों से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था, गुजरात में जो स्थित है बारदोली स्थान जो है वो गुजरात में है, और यहाँ किसानों ने लगान न देने को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया था, उसको बोलते हैं बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद में जो है नील आंदोलन आप देखते हैं, नील आंदोलन जो है चौथा आंदोलन लिखिएगा नील आंदोलन। नील आंदोलन जो है एक प्रकार से शुरुआती या प्रारंभिक कृषक आंदोलन में से एक माना जाता है। नील आंदोलन ये बंगाल में हुआ था, 1859 और 60 ईस्वी में सक्रिय हुआ, और यह आंदोलन मुख्य रूप से नील की खेती के विरोध में किया गया आंदोलन था, नील आंदोलन। ठीक है। और आंदोलन को बंगाल के पढ़े लिखे लोगों का भी समर्थन मिला था इसमें। पांचवा आंदोलन आप लिख सकते हैं जैसे पावना आंदोलन। पावना आंदोलन जो है ये बंगाल में ही हुआ था, खास करके 1873 और 76 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुआ, और इसका कारण था कि किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक करारोपण किया गया था, तो इसको लेकर के उसको कम करने के लिए किया गया था। छठा आंदोलन ये आप लिख सकते हो दक्कन आंदोलन हुआ। दक्षिण भारत में दक्कन विद्रोह के नाम से किसानों का आंदोलन हुआ था 1874 में। महाराष्ट्र के सिरूर तालुका के करदाह गांव से शुरू हुआ था यह आंदोलन,
जिसका कारण यह था कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके अंतर्गत किसानों पर कर जो लगाए गए थे वो भारी कर थे, यानी ज़्यादा कर लगाए गए थे। किसानों के जो कर थे वो अधिक कर दिए गए थे और उन्हीं की करों के बोझ के नीचे लगभग किसान दबे जा रहे थे और महाजनों के कुचक्र में फंसते चले गए थे। और एक प्रकार से इसी की व्यवस्था के खिलाफ महाजन या मारवाड़ी या गुजराती लोग जो थे उनके विरोध आंदोलन या अंग्रेज की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। 7वां आंदोलन आप देख सकते हो भाई, तो जो है ताना भगत आंदोलन हो गया, 1914 में शुरू हुआ बिहार से। ठीक है, आंदोलन जो हुआ था ये ऊंची कर को लेकर के ही हुआ था, चौकीदार कर के विरुद्ध हुआ था। इसके अलावा खेड़ा आंदोलन हुआ आपका। 8वां आंदोलन कौन सा? खेड़ा आंदोलन। चंपारण के बाद महात्मा गांधी ने खेड़ा जो है किसानों से मिले, खेड़ा के जो किसान थे उनसे मिले 1918 ईस्वी में, उनकी समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया। इसके बाद में एका आंदोलन आपने सुना होगा। एका आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है एका आंदोलन की 1918 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक किसान सभा का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें सहयोग किया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोपला आंदोलन हुआ, केरल राज्य में शुरू हुआ। किसानों ने खास करके आप देखते हैं केरल के किसानों ने 1920 ईस्वी में विद्रोह किया था और शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, मोपला विद्रोह। इसके अलावा आप देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा भी आप देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1923 ईस्वी में बिहार में किसान सभा का गठन किया था, अखिल भारतीय किसान सभा। इसके अलावा कूका आंदोलन भी आपने सुना होगा। ठीक है, जो है कूका आंदोलन जो है कृषि समस्याओं तथा अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने को लेकर के पंजाब के कूका लोगों के द्वारा किया गया था। रामोसी आंदोलन भी हुआ, रामोसी विद्रोह हुआ। रामोसी किसानों ने क्या किया था, जमींदारों से परेशान हो गए थे। महाराष्ट्र परेशान के बाद में उन्होंने महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में या जो है आंदोलन किया था, रामोसी विद्रोह। तेभागा आंदोलन भी बड़ा फेमस है, 1946 में हुआ था। किसान आंदोलनों में सबसे सशक्त आंदोलन जो बोला जाता है वो तेभागा आंदोलन ही है। ठीक है, बंगाल के करीब 15 जिलों में फैला था यह आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस आंदोलन में किसानों की एक बड़ी संख्या में हिस्सा किसानों ने लिया था। तेलंगाना आंदोलन इसके बाद में हुआ 1946 में। और आंध्र प्रदेश में जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ ये आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों के लेकर के आंदोलन था। 6वां नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर होता है? तो पहला अंतर सुनिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक प्राचीन है और यह निरंतर भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित करती रही है, संस्कृतिकरण। जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए अंग्रेजी शासन की देन मानी जा सकती है। दूसरा अंतर यह है कि सांस्कृतिक प्रक्रिया जो होती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक होती है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक बाह्य प्रक्रिया होती है। जो तत्व लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उनके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जैसे आंतरिक प्रक्रिया है हम लोगों की संस्कृतिकरण, जबकि पश्चिमीकरण एक बाहरी प्रक्रिया है। तीसरा अंतर यह संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में कि संस्कृतिकरण के कारण से क्या होता है, केवल निम्न जातियों के द्वारा जनजातियों की जीवन शैली, व्यवहार, प्रतिमा तथा रहन सहन का ढंग बदलता है। पश्चिमीकरण के द्वारा भारतीय संरचना को प्रभावित करने कर रहा है और लगातार सारे जाति, उच्च निम्न सभी जातियों को प्रभावित करती है पश्चिमीकरण। यानी पश्चिमीकरण की जो हम लोग एक प्रकार से उन चीज़ों को अपना रहे हैं और जो बड़ी जातियाँ यहाँ की हैं उनको अपनाना नहीं। बड़ी जातियों के कार्यकलापों, क्रियाकलापों को, उनके नियमों को, मापदंडों को, मूल्यों को अपनाना वो संस्कृतिकरण कहलाएगा। छोटी जातियाँ जब अपनाती हैं, जनजाति लोग जब अपनाते हैं। लेकिन जब सारे के सारे पूरे भारतीय स्तर के उच्च जाति, निम्न जाति सभी लोग जो है जब किसी दूसरे देश के यानी कि पश्चिमी देश के यानी कि यूरोपीय कंट्रीज़ की चीज़ों को जब अपनाते हैं तो आपका होता है पश्चिमीकरण। ठीक है, तो एक प्रकार से ये अंतर हो गया आपका। इसके अलावा अगला अंतर ये है कि संस्कृतिकरण की प्रकृति परंपरावादी है, जबकि पश्चिमीकरण की जो प्रकृति है ये तार्किक प्रकृति है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवा अंतर ये है कि संस्कृतिकरण के साथ साथ असंस्कृतिकरण भी कार्यरत है, जबकि पश्चिमीकरण के साथ कोई विरोधी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो पश्चिमीकरण को ही समूल रूप से परिवर्तित कर दे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे अंतर, ये 5 अंतर हो गए, इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न आपका है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है, इसके बारे में बताएं। धर्मनिरपेक्षीकरण या इसी को लौकिकीकरण भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण को। ठीक है, तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि किसी समाज के धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देखते हैं भारत में भी जो पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था भारत, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अनुयायी चूँकि भारत में सर्वाधिक थे और उनका व्यवहार जो उनके धर्म पर आधारित था, एक दूसरे का विरोधी है।
फिर भी आप देखते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण बताया गया, चूंकि धर्म के आधार पर बंटवारा भले हुआ पाकिस्तान और भारत का, लेकिन जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो सभी एक देश में रहना पसंद करें भारत में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, एक प्रकार से क्या है, सेक्युलरिज्म है भारत में। 1976 में आप देखते हैं इसको भारत की प्रस्तावना में भी शामिल कर दिया गया, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को। वैसे पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में बड़ा अंतर होता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द पश्चिमी जगत से आया हुआ है, ठीक है, लेकिन पंथ निरपेक्ष एक प्रकार से ये शब्द है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म है। और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों का मतलब एक प्रकार से अलग होता है, खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि इसके अंतर्गत पारिवारिक विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान की स्थापना निहित होती है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की यह विशेषता होती है कि यह पारंपरिक विश्वासों तथा तर्कहीन धारणाओं को यथासंभव नष्ट करने का प्रयत्न करती है। ऐसे विचार जो परंपरागत हैं तथा जिन्हें कार्य कारण संबंध की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, वे अपने आप इस प्रक्रिया यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। और यदि उनका अस्तित्व किसी प्रकार बना भी रहा तो उन्हें उचित जनमत का समर्थन नहीं मिल पाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण ही हिंदुओं में प्रचलित अधिकांश पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं समाप्त होती जा रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि भारत में छुआछूत की व्यवस्था नहीं है। पहले थोड़ा बहुत बीच में आई थी, पहले भी नहीं थी ऐसा, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बीच में थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा टगमगाया है, फिर बाद में अब थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है। ऐसे रहना भी चाहिए। तो एक प्रकार से ये होता है धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यही सब चीज़ें। आगे बढ़ते तो एक प्रकार से ये आपका हो गया। बाकी प्रश्न आपने पढ़ा, ये था आपका केवल 2 प्रश्न करने होते दीर्घ उत्तरीय में खंडसा से, ठीक है। 400 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना, 450 शब्दों में, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, लगभग 3 पेज अगर 4 पेज लिख देंगे तो बहुत हो गया, ठीक है। तीव्र गति से लिखेंगे आप। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और प्रकृति यानी परिभाषा पढ़ लीजिएगा सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा परिवर्तन पढ़ लीजिएगा, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिमान, सारी चीज़ों के बारे में तो मैंने बताया। अगला प्रश्न सार्वभौमिकीकरण से क्या आशय है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसकी विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न सामाजिक विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा, आदिम युग से लेकर के आधुनिक युग तक का जो सामाजिक विकास रहा है उसकी विवेचना करनी है। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा यानी कि उसकी परिभाषा और उसके अर्थ को जानना है और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने रखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, बहुत प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी तीव्र गति से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इन प्रश्नों को आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने बता दिया। और एक मॉडल पेपर, एक का है, 2 मॉडल पेपर और ऑलरेडी पड़े हुए, तो आप उन दोनों मॉडल पेपर को और देख लीजिएगा, टाइम मिले तो आपके पास है तो आप, या फिर महासंग्राम वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। तो एक प्रकार से ये आपके लिए मैंने सोचा कि याद दे दिया। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो एक प्रकार से बहुत ही टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए व्यवस्थित करा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।